नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए और तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें, इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में गुरुकुल की भूमि पर पंतजलि गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 6 जनवरी को पंतजलि गुरुकुलम का शिलान्यास करेंगे। आज योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्णन की प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 500 करोड़ की लागत से पंतजलि गुरुकुलम देश का सबसे बड़ा गुरुकुलम स्थापित होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से विशाल भवन बनाया जाएगा और इसके परिसर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर, वेलनेस सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे। आगामी 6 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी आधारशिला रखेंगे। लगभग 500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा। साथ में ही एक अतिथि भवन बनेगा जिसमें महर्षि दयानंद के सपनों की संस्था है और उनके महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद के नाम से एक बहुत बड़ा भवन होगा। साथ में हमारे देश के बहुत बड़े गौरव चक्रवर्ती सम्राट जो रहे, ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर होगी। 1-2 वर्षों में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाएंगे जिससे कि हरिद्वार के लोकल लोग जो बहुत महंगे महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स वहाँ पे नहीं कर पाते, तो एक उनके लिए एक व्यवस्था करेंगे जिससे कि सबकी यहाँ पर साझेदारी हो, भागीदारी हो। पतंजलि वेलनेस का एक छोटा केंद्र यहाँ लोकल लोगों के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारी कोशिश होगी इस साल के अंत तक, 2024 के अंत तक जनरल सर्जरी से लेकर के और जितने भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स हैं वो पतंजलि में मिला करेंगे, वो भी पतंजलि की सेवा शुरू हो जाएगी। 8-10 हजार बच्चों के यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होगी। लगभग 10 हजार लोगों को यहाँ पर और नया रोजगार भी मिलेगा। शिलान्यास के लिए देश के यशस्वी हमारे रक्षा मंत्री श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पहली बार बहुत कम उम्र में ही मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे श्री मोहन यादव जी आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून स्थित IDDR सभागार में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मौजूदा वर्ष में करीब 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प सम्मान दिया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह सम्मान अस्पतालों के पैरामीटर पर दिया गया। अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसे है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। अब हॉस्पिटलों में वार्ड वाइज से लेके
नर्स से लेके और डॉक्टर तक ये सारी वैकेंसियां पूरी की जा रही हैं। और अब हम सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को टारगेट ये दिया है कि 2024 तक हम उनको NABH कराने जा रहे हैं, ताकि हमारे हॉस्पिटलों को पूरे देश के मानकों में हम एक अच्छी सुविधा दे सकें। और मैं स्वास्थ्य विभाग के सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने स्टाफ नर्स से लेकर सारे पैरामेडिकल स्टाफ तक, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए आज उनको सबको यहाँ पे कायाकल्प अवार्ड आज यहाँ पे 144 चिकित्सा इकाइयों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि मात्र क्वांटिटी से ही नहीं बल्कि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके माध्यम से हम एक प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट कर सकेंगे। और इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनका असेसमेंट होता है और उसके आधार पे इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ में कुछ पुरस्कार धनराशि भी दी जाती है, जिससे कि उनका आगे के लिए और बेहतर करने के लिए भी प्रोत्साहन हो। मैं समझता हूँ कि जो कायाकल्प का जो परिकल्पना है, ये सभी अस्पतालों में आपस में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए है, एक हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि एक से एक बढ़कर हम लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले। और इस संबंध में ये कायाकल्प जो हमारा कार्यक्रम है, मील का पत्थर साबित हुआ है। हर अस्पताल में आइए, आप डॉक्टर थपलियाल हैं, हमारे कायाकल्प के जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन। कायाकल्प का जो उद्देश्य है, मैं समझता हूँ कि उसको हमारे अस्पतालों ने आपस में कंपटीशन करके एक से एक बढ़ के वो हर वर्ष प्रतिवर्ष अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि चमोली जिले, सीमांत जिले को भी एक हमारे PHC शैलेश्वर को बेस्ट PHC का प्राइज़ मिला है और जिला अस्पताल गोपेश्वर को गत वर्षों की भांति फिर से एक बार इको फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का प्राइज़ मिला है। और इस प्रकार से मैदानी क्षेत्र के अस्पताल ही नहीं, सीमांत जिलों के अस्पताल भी इस क्षेत्र में कायाकल्प प्रोग्राम के आने से अग्रणी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त शेष है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सम्मेलन और कार्यक्रम कर रही है। वहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा दे रही है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी में इतने बड़े भविष्यवक्ता या ज्योतिष तो नहीं है कि पहले ही अनुमान लगा ले, लेकिन जितने आत्मविश्वास से बीजेपी कहती है कि वह 400 पार सीट लाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं झोल है। और ऐसा ही 2019 में भी हुआ था, जितनी सीट इन्होंने कही थी उतनी ही सीट आई थी। इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। बढ़त बनाने के लिए वो देखिए एक सोची समझी रणनीति की तहत है। इतने बड़े भविष्यवक्ता या इतने बड़े ज्योतिषी गणनाकार तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो इतने बड़े स्तंभ से कह देते हैं कि हम 400 पार करेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं झूल है। आप देखिएगा, पिछले बार भी उन्होंने 300 पार कहा था, जितने कहा था उतनी सीटें आई हैं, कैसे आई हैं, क्यों आई हैं। इससे तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप कैसे कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े दम्भ से कैसे कह सकता है कि मैं इतनी सीटें लड़ूंगी। इसलिए जो EVM पर सवाल खड़े होते हैं वो इसलिए भी होते हैं। कई चीजें हैं और कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ हो रहा है। और जो भाजपा घमंड में है, लेकिन उससे क्वेश्चन पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। विरोधी पक्ष अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से रणनीति तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में सारे विपक्षी दल मिलकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। खबर उत्तराखंड से, जहां बीते कल बीजेपी के पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ उनके आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, जिसमें उन्होंने मंत्री पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है कि कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। विधायकों और मंत्रियों के झगड़े हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री के झगड़े हैं, मंत्री और अधिकारियों के झगड़े हैं। यदा कदा यह झगड़ा सार्वजनिक रहता है।
और जिस तरीके से कल बीजेपी में देखने को मिला उससे उनकी प्रतिष्ठा भी आघात हुई है। मथुरादास जोशी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक और तो अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है, लेकिन कल बीजेपी की अनुशासन की पोल खुल गई है। विधायक ने जिस तरीके की टिप्पणी मंत्री पर की है और मंत्री ने जिस तरीके की टिप्पणी विधायक के लिए की है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने पहले भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मंत्रियों और विधायकों के झगड़े हैं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी का झगड़ा है, मंत्रियों और अधिकारियों के झगड़े हैं। ये यदा कदा सार्वजनिक होते रहते हैं और सार्वजनिक आज भी हुए और निश्चित रूप से उससे सरकार की प्रतिष्ठा को आघात लगा है। और भाजपा जो अपने को बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, उस पार्टी का अनुशासन तार-तार होते हुए सबने देखा है। विधायक ने जिस तरीके की बातें टिप्पणी मंत्री महोदय के लिए की हैं और मंत्री महोदय ने जिस तरह की टिप्पणी विधायक महोदय के लिए की है, आप समझ सकते हैं कि सब कुल मिला के भाजपा में अच्छा नहीं चल रहा है। अंदर खाने आपस की लड़ाइयाँ हैं, आपस के सिर कुटोवल है और इस सरकार को, वर्तमान सरकार को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अफसरशाही यहाँ हावी है। जैसा निर्णय वो चाहती है वैसा निर्णय करा रही है। विधायकों को अगर सरकार के खिलाफ हड़ताल में बैठना पड़े, धरना देना पड़े, आप समझ सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है और सरकार की कार्यप्रणाली कितनी कारगर है और कितना बड़ा प्रश्न खड़ा करने का काम विधायक ने किया है। ये सरकार के ऊपर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 से 9 जनवरी तक उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में करीब 1000 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल के चयनित प्रतियोगी युवा इस महोत्सव में भाग लेंगे। बता दें कि इस महोत्सव में मौके पर भी युवा रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस महोत्सव में युवाओं के विकास का ध्यान रखा गया है। साथ ही 5 से 9 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में करियर काउंसलर की व्यवस्था की गई है, जो अपने संबोधन से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करेंगे तथा उनके करियर को लेकर भी मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं, तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। और युवाओं के ऊपर ही यह इस बात की जिम्मेदारी भी है कि युवा अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति परंपराओं को लेकर कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, वह प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर का वह जो कौशल है वह बाहर निकल के भी आता है और हमारा युवा कल्याण विभाग मौका भी देता है। तो एक सुनहरा अवसर है जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख में हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल और हमारे अन्य जो हमारे यूथ हैं वे इसमें प्रतिभाग करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही अपने करियर को भी दिशा दे सकते हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो होगा उससे उसी समय पता चलेगा, लेकिन हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल जो कि विभिन्न पड़ाव से जो ब्लॉक स्तर पर हमारे ब्लॉक युवा महोत्सव हुआ, फिर जिले स्तर पर जिला युवा महोत्सव हुआ, उससे सेलेक्ट होते हुए फिर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। तो वही बढ़ते हुए लगभग मैं समझती हूँ कि 1000 से ऊपर करीब जो है हमारे जो चयनित होकर आए हैं इस प्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग 1000 से ऊपर हमारे प्रतिभागी रहेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी ने अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तय किया है। विपक्ष को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी पीछे छोड़ने के लिए पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति बताई है। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बैठक की गई। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि चुनाव तैयारी में विपक्ष पर भारी पड़ने का संदेश देने के लिए बीजेपी ने लोकसभा की 400 से अधिक सीटों से जुड़ी विधानसभा में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। 22 जनवरी से पहले शेष सीटों पर भी तैनाती कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अच्छे दिन से लेकर 400 सीट की रणनीति तक का सफर बीजेपी ने कर लिया है। देखिए, हम 160 उन सीटों पर बहुत तेज़ी के साथ हमने फोकस किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमने अब तक नहीं जीती, और 302 तो हमने पिछली बार जीती थी, तो 160 वो और 300 ही। तो निश्चित तौर पर अब की बार हम 400 पार करेंगे। और जिस प्रकार जनता का उत्साह है, जो हमने कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट से बढ़कर हमने काम किए हैं। 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे तो पीछे छूट गए हैं, उनको तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो हमने वादे नहीं किए थे उनको भी हमने पूरा किया है। हमने नहीं कहा था कि हम 40 किलोमीटर सड़कें रोजाना बनाएंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है 150 एयरपोर्ट बना देंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे, जो आज से पहले सेना सुरक्षा का जो सामान था उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था लेकिन आज हो रहा है। हमने नहीं कहा था कि हम जो है भारत को इलेक्ट्रॉनिक का हब बना देंगे, आज से पहले जो है मोबाइल आयात होते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने नहीं कहा था उसको भी हमने करके दिखाया है, और सारे जो वादे थे हमने पूरे किए हैं। इसलिए जनता सब जानती है कि अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारा नारा है अब की बार 4। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बीते दिन पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल द्वारा वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने को लेकर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। दरअसल पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पुरोला क्षेत्र के गोविंद पशु विहार और अपर यमुना टॉन्स वन विभाग में कार्यरत डीएफओ दंपति पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जिसे देखते हुए उन्हें हटाने की मांग पर दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। साथ ही दुर्गेश्वर लाल ने वन मंत्री सुबोध उनियाल पर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि प्रदेश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है और सत्ता दल के विधायक का मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होना प्रदेश की किरकिरी कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर कोई काबू नहीं है। ही चिंताजनक स्थिति आज प्रदेश की होती चली जा रही है। जिस तरह से एक मंत्री और एक विधायक जो कि एक ही दल के हैं, दोनों के बीच में नूरा कुश्ती देखने को मिली, और जिस तरह से विधायक को मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, वो अपने आप में उत्तराखंड की किरकिरी करने वाला है। और हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले राम सिंह खेड़ा और वन मंत्री के बीच की जो बातचीत है वो बहुत आपत्तिजनक थी। मंत्री का बड़बोलापन उसमें साफ दिखाई पड़ा। सम्मानित उच्च न्यायालय के लिए जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था मामला कि अब ये पुरोला विधायक ने उनके ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, जाति सूचक शब्दों से उनको संबोधित किया है, और तो और उनके क्षेत्र में मनमानी मंत्री कर रहे हैं, ऐसा भाजपा विधायक का कहना है। इन सब के बीच में खामियाजा जो है उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर कोई लगाम, कोई काबू नहीं है। और इससे पहले हमने देखा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह से सड़क पर गुंडों की तरह पीटा था एक कार्यकर्ता को, उसमें भी मुख्यमंत्री ने कोई रुचि नहीं दिखाई और मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली। इस तरह से आंखें बंद कर लेने भर से प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरने वाली। मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना होगा, और जो कुछ भी दूरियां हैं या जिस तरह का भी फासले बनते चले जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अमूमन तौर पर पुरुषों द्वारा वाहन चालन देखा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं इस दौर को बदलते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन किए गए। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस बने थे। इनमें 2,000 से अधिक लाइसेंस महिलाओं के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को वाहन चलाने को लेकर निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है और हमारा ये प्रयास है कि आगे चलकर महिलाएं टैक्सी भी चलाएं। हाँ, अब इस मामले में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफ़ी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के हैं। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएँ। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए और परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है। अभी हम लोग एक बैच को IDTR झाझरा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है वो। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए और वो आगे टैक्सी चलाएं, आत्मनिर्भर भी बने। तो यह हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग काफ़ी। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।